नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं में प्रकरण 4 जो राजनीतिक शास्त्र का प्रकरण है संयुक्त राष्ट्र, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं भारत की सुरक्षा व्यवस्था के तहत जो तीसरा लेसन हमने पढ़ा, उसके बारे में सारी स्थितियों में हर एक वह पहलू हमने आपको बताया। आतंकवाद से लेकर धर्मांधता, उसके बाद में नक्सलवाद। इतना ही नहीं, तो हमारे भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सामने जो चुनौतियाँ आई है, वह चुनौती सबसे बड़ा जो प्रश्न था हमारे सामने कश्मीर और LAC के ऊपर में चीन का, तो उसको भी हमने देखा। संयुक्त राष्ट्र के तरफ जाने के पहले थोड़ी चर्चा हम करते हैं कि संपूर्ण विश्व में सबसे बड़े 2 महायुद्ध लड़े गए। वो 2 महायुद्ध के अंदर में जो धन हानि हुई, वित्त हानि हुई, प्राण हानि हुई, जन हानि हुई, क्या हानियां होती रहेगी? इसके लिए कुछ उपाय होंगे, हम कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रश्न सभी राष्ट्रों के मन में उत्पन्न हो गया और इसी का नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। तो आइए चलते, राष्ट्रसंघ कैसे निर्माण हुआ, उसके पीछे के क्या कारण थे, संयुक्त राष्ट्र संघ किसे कहते हैं, उसके अपने क्या कर्तव्य हैं और राष्ट्रसंघ क्यों असफल हुआ, ये सारे ही बातों की चर्चा उसका वो हम इस संयुक्त राष्ट्र में करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर में एक बात सबसे बड़ी सामने आती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण थे। तो आइए चलते हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की तरफ। 20वीं शताब्दी में ऐसे बड़े 2 युद्ध हुए जिनको हम महायुद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें जनहानि तो हुई लेकिन जनधन ये भी हानि हुई, धन की भी हानि हुई। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य से लेकर प्रथम विश्व के पश्चात राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। अब राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये दोनों में अंतर है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और राष्ट्रसंघ क्या था, ये भी हम चर्चा के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से देखेंगे। राष्ट्रसंघ द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ तीसरा युद्ध होने से रोक रहा है, ये भी बात सामने आ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का परीक्षण किया गया, उपयोग किया गया, जिससे जापान की हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 बड़े बड़े शहरों को उद्ध्वस्त किया गया। अब हमारे सामने एक बात जाहिर हो गई थी कि बमों का अगर उपयोग इंसानों को मारने के लिए हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में सारा विश्व समूल नष्ट हो जाएगा और इसी के लिए कुछ न कुछ करना अनिवार्य था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार प्रारंभ हुआ और ऐसा विनाशकारी युद्ध फिर कभी ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। उसके बाद चलते हैं हम संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और कालक्रम की तरफ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 14 अगस्त 1941 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के अध्यक्ष फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इनके बीच में 14 अगस्त 1941 को एक समझौता हुआ। वह समझौता एटलांटिक समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अभी समझौते के अंदर में हमारे सामने कौन कौन सी बातें आ गई, तो वो देखें। युद्धोत्तर काल में वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया।
इतना ही नहीं, 1944 से लेकर 45 में हुई विस्तृत चर्चा के अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रारूप तैयार किया गया और 1945 के सन फ्रांसिस्को में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व ने संयुक्त राष्ट्र की सनद तैयार की, जिसके तहत 14 अक्टूबर 1941 को संयुक्त राष्ट्र नामक संगठन की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर का दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, यह आप सभी को मालूम है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले तो 50 थे, लेकिन आज 193 देशों का संगठन है ये, और इस प्रकार से सारे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का दबदबा बना हुआ है। उसके बाद में अब संयुक्त राष्ट्र संगठन बन तो गया, लेकिन उसके उद्देश्य क्या थे, उद्देश्यों की आपूर्ति कैसे हुई, उद्देश्यों को कैसे समझेंगे हम, तो ये बात सामने आती है। प्रत्येक राष्ट्र के बीच मैत्री का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना ये संयुक्त राष्ट्र संघ का तरफ से उद्देश्य माना गया है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के ऊपर में भी शांतिपूर्ण मार्ग का अवलंब करना यह अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य माना गया है। और संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वृद्धि करना यह भी उसका उद्देश्य है। मानव अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण करना यह भी उनका उद्देश्य है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग बढ़ाना यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य हमने देखे। उसके बाद में हम देखें कि सदस्य राष्ट्रों के क्या कर्तव्य हैं, उनका कर्तव्य निर्वहन किस प्रकार होगा। कर्तव्यों को देखते समय प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के राजनैतिक विशेषाधिकार का आदर करना, यह जो सदस्य राष्ट्र है उनका कर्तव्य माना गया है। इतना ही नहीं, दूसरा कर्तव्य हमारे सामने दूसरे देशों पर आक्रमण न करना। कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, किसी भी प्रकार से हमारे सामने वह परिस्थिति निर्माण हो, तो भी हमें इसके पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पे चले, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौता के तहत उसका पालन करना चाहिए। ये सदस्य राष्ट्रों का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ बना। संयुक्त राष्ट्र संघ असफल क्यों हुआ, इसको अगर देखें हम, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, तब उसका अपना कुछ अधिकार नहीं था, वो युद्ध को टाल नहीं पाया, और जिसके तहत तानाशाहों का निर्माण हुआ इटली में, जर्मनी में, और इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो बड़ा विनाशकारी था। हिरोशिमा नागासाकी जैसे शहरों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, और इसलिए राष्ट्र संघ का निर्माण को रोकते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। इसके तत्व क्या है? सभी सदस्य राष्ट्रों का स्तर समान होना चाहिए, वो फिर अमीर हो, निर्धन हो, गरीब हो, लेकिन उनका स्तर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। आर्थिक तथा सैन्य शक्ति के आधार पर राष्ट्रों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 2 में चले, राष्ट्र के भौगोलिक एकात्मता का आदर करना होगा। सैन्य शक्ति तथा आर्थिक स्थिति में भी आधार पर उनके बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये उनका तत्व है संयुक्त राष्ट्र संघ का। नंबर 3 पे देखें, सभी सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय विवाद, पारस्परिक विवाद शांतिपूर्ण ढंग से हल करें। नंबर 4 में
नंबर 6, सदस्य राष्ट्रों के एक दूसरे की स्वतंत्रता और भौगोलिक एकात्मता का आदर करना चाहिए। तो ये बातें हुई हमारे संयुक्त राष्ट्र के तत्वों की। तो संयुक्त राष्ट्र की रचना, उसकी कार्यप्रणाली, ये भी हम देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की रचना जरा देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र की रचना संयुक्त राष्ट्र की रचना अगर हम देखें तो हमारे ध्यान में महत्वपूर्ण बात आती है सामने। इस रचना और उसके कर्तव्य, उसके कार्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र की रचना में हम अगर देखें तो 6 प्रमुख अंग अथवा शाखाएं हैं। कितने हैं? 6 शाखाएं। नंबर 1 में आम सभा, नंबर 2 पर अगर नंबर 2 पे देखें तो क्या है? सुरक्षा परिषद, नंबर 2 आम सभा को देखें हम। उसके बाद में 3 आर्थिक और सामाजिक परिषद, नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बाद में देखते हैं इसको। पहले 3 को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को बाद में देखेंगे। तो आइए चलते हम आम सभा की तरफ। आम सभा किसे कहेंगे? तो आम सभा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश आम सभा के सदस्य होते हैं। पहले 50 थे, बाद में 193 आए। ये सभी देश आम सभा के क्या है? सदस्य है। देश अमीर हो या गरीब, इसकी चर्चा नहीं की जाती। देश छोटा हो या बड़ा, इसकी भी बात नहीं होती। तो सभी सदस्य राष्ट्रों का स्थान और स्तर एक समान होता है। प्रत्येक राष्ट्र के पास एक मत, अपना खुद का एक मत होता है। अभी पहले 50 मत थे, अभी 193 मत है। इस अधिवेशन में पर्यावरण, निरस्त्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर चर्चा की जाती है। आम सभा के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। कानून अर्थात आम सभा केवल प्रस्ताव पारित करती है और कानून नहीं बनाती। सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि को एकत्रित होकर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक प्रश्नों पर नीति निर्माण करने का मंच के रूप में आम सभा का सहयोग प्राप्त होता है। ये तो हमने आम सभा देखी। अब आम सभा के कार्य क्या है वो देखें तो हमारे सामने आता है सुरक्षा समिति के अस्थायी सदस्यों का चयन करना। अस्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य कुल मिला के 5 हैं। सुरक्षा परिषद के साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करना, ये उनका कार्य है आम सभा का। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक अनुमान का मान्यता देना, अनुमान को मान्यता देना, ये नंबर 3 पे उनके कार्य का प्रस्तुतिकरण है। तो आइए चलते हम इस सदस्य राष्ट्र में किस प्रकार की कौन सी बातें होती हैं। उसके बाद में हम सुरक्षा परिषद के तरफ चले। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में? टोटल सदस्य कितने? 15। उनमें से 5 सदस्य स्थायी रूप में होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी रूप में। 5 सदस्य। अब स्थायी रूप में कौन से सदस्य हैं, अस्थायी रूप में कौन से सदस्य हैं, इनको अगर देखें तो स्थायी रूप में अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। कितने हो गए? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और चीन, ऐसे 5 सदस्य। किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए 5 स्थायी सदस्यों और कम से कम 4 अस्थायी सदस्यों का होना अनिवार्य होता है। कितने? 5 स्थायी। अगर एक भी कम रहा तो क्या होगा?
नकाराधिकार हो जाएगा। एक भी कम रहा तो क्या होगा, 5 में से जो स्थायी सदस्य है 5। एक सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कश्मीर समस्या की जो समस्या थी, कश्मीर की जो समस्या थी वो हमारे सामने बार बार आती थी। भारत राष्ट्रीय मंच के ऊपर में उसको उठाता था, लेकिन कश्मीर की उस समस्या का निराकरण करने के लिए हमारे साथ में खड़े केवल 4 ही देश होते थे। चाइना नहीं होता था, यानी चीन नहीं होता था, जिसके वजह से हमें कश्मीर कभी हमको मिला ही नहीं। उसकी 370 धारा हमने हटाई नहीं। तो इस प्रकार से एक नकाराधिकार होता था, 4 होकाराधिकारी होते थे। तो इस प्रकार से, और 10 अस्थायी रूप से 2 सदस्य थे, उनका 5 का होना अनिवार्य है। सदस्य 5 और 4 अस्थायी रूप में अगर नकाराधिकार का उपयोग विरोध होता है तो उस मत को निर्णय एक मत से नहीं लिया जा सकता। उसके अभी कार्य क्या है सुरक्षा परिषद के? सुरक्षा परिषद के कार्यों के बारे में देखें। सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा प्रस्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की परिस्थिति में संघर्ष समाप्त कर उसके लिए प्रयत्न करना, आर्थिक प्रतिबंध लादना अथवा आक्रमण, राष्ट्र विरोध में सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लेना, इसमें से कोई एक विकल्प सुरक्षा परिषद सुझाती है। सुरक्षा परिषद शस्त्रास्त्र नियंत्रण के लिए योजना तैयार करने का भी काम करती है। इतना ही नहीं तो आम सभा के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चयन करने में सुरक्षा परिषद का सहभाग होता है। सुरक्षा परिषद की रचना में परिवर्तन हो और उसका स्वरूप आर्थिक लोकतांत्रिक हो, इस दृष्टि से हमारे सामने जो प्रस्तुति आती है उसके लिए वर्तमान संशोधन सुझाए जा रहे हैं। सुरक्षा परिषद के भारत को स्थायी सदस्यता प्राप्त हो, इसके लिए भारत प्रयत्नशील है। सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता, यानी 5 पहले और 6वां भारत। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, ये तो हम बाद में देखेंगे। अभी तो इतना ही आज के वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।